इनकी और बात करेंगे छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरों की। राजधानी रायपुर से खबर मिल रही है, जहां किसानों के हित में भूपेश सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। जी हां, प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार ने यह फैसला किसानों के हित में लिया है। ऐसे किसान जो सोसाइटियों में धान नहीं बेच पाते हैं, उन्हें इसकी सौगात मिलेगी, इसका सीधा लाभ मिलेगा। न्याय योजना का लाभ मिल पाएगा, यानी 1 दिसंबर 2020 को अगले खरीफ वर्ष से इस योजना की शुरुआत होगी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 10,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके तहत धान बेचने वाले किसानों को जो 10,000 की प्रोत्साहन राशि मिलेगी वो मिल सकेगी। 15 अगस्त पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजीव गांधी न्याय योजना के विस्तार का ऐलान करेंगे। 2 दिन बाद यानी 15 अगस्त को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद इस योजना की शुरुआत करेंगे और इसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। 1 दिसंबर 2020 को हम कह सकते हैं अगले खरीफ वर्ष की शुरुआत की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक करेंगे हमारे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी राजधानी रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। मोहन, हम कह सकते हैं कि कई ऐसे किसान होते हैं जो धान नहीं बेच पाते हैं सोसाइटियों में, तो क्या माने सरकार का यह फैसला किसानों के हित में तो है ही, लेकिन प्रोत्साहन राशि के लिए किसानों को इसका सीधा बेनिफिट मिलेगा, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए दीपक, छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी न्याय योजना की जब शुरुआत की थी, उसी समय इस बात को स्पष्ट किया था कि ये योजना केवल धान के किसानों के लिए नहीं है, बल्कि इसमें जो मजदूर हैं उन्हें भी शामिल किया जाएगा। दूसरे फसल के जो उपयोग करने वाले या फिर उसका उत्पादन करने वाले हैं, गन्ना के किसान, मक्का के किसान, तो सभी लोगों को इसका फ़ायदा देने की ये योजना है। अब जब इस योजना को धीरे धीरे विस्तारित किया जा रहा है, तो इसके पहले चरण में ऐसे किसानों को भी चिन्हित किया जा रहा है जो कि सरकार के द्वारा पंजीकृत किसान हैं, पर उन्होंने किसी वजह से सोसाइटी में धान नहीं बेचा है। वो मंडी में अगर उन्होंने धान बेचा है या फिर उनका धान खराब हो गया है, या उन्होंने बीज के रूप में धान को बेचने का फैसला लिया है और सोसाइटी में धान नहीं बेचा है, तो ऐसे किसानों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। और सीधे तौर पर छोटे किसान जो कि सोसाइटी में नहीं जाते और अपना धान मंडी में बेच देते हैं, उनको इस योजना का लाभ देने के लिए इस योजना का विस्तार किया जा रहा है। और इस योजना के विस्तार के तहत 10,000 रुपये ऐसे किसानों को दिया जाएगा जो पंजीकृत तो थे, पर किसान वो किसान अपने धान को बेचने सोसाइटी में नहीं पहुंच पाए, तो 10,000 रुपये की उनको मदद हो पाएगी। तो इस तरीके से इस योजना का जो मूल उद्देश्य है उसको धीरे धीरे हासिल करने के लिए इसे विस्तारित किया जा रहा है। इसके पहले चरण में ऐसे लोगों को शामिल किया गया है और इसकी घोषणा मुख्यमंत्री करेंगे, तो एक अच्छा कदम है और इस कदम से छत्तीसगढ़ के कई छोटे किसान जो है वो लाभान्वित होंगे। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने मोहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो मोहन तिवारी विशेष संवाददाता बता रहे हैं कि फिलहाल जाहिर है कि इसका सीधा लाभ जो है किसानों को पहुंचेगा, क्योंकि कई किसान ऐसे होते हैं प्रदेश में जो सीधा धान जो है नहीं बेच पाते हैं मंडियों में पहुंचकर, सोसाइटी में पहुंचकर, और उसका एक प्रोत्साहन राशि का हिस्सा सरकार की तरफ से इन किसानों को मिलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है, मगर इस योजना के लिए सरकार एक बार फिर से 1300 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है और अब इस पर सियासी जंग शुरू हो गई है। विपक्ष हमलावर है तो सरकार का कहना है कि आम जनता के लिए कर्ज लिया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से साजो सामान के लिए नहीं है। क्या है पूरा मामला और क्यों गरमा रही है सियासत, देखिए रिपोर्ट। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को धान के बोनस की दूसरी किस्त देने के लिए सरकार 1300 करोड़ रुपए का कर्ज ले रही है। इसके लिए सरकार गवर्नमेंट सिक्योरिटी की नीलामी करेगी। 20 अगस्त को सीएम भूपेश बघेल ने न्याय योजना की दूसरी किस्त देने का ऐलान किया था। 1300 करोड़ का कर्ज लेने के साथ सरकार अपनी तरफ से 200 करोड़ रुपए जमा करेगी और इस तरह से किसानों को 1500 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य का बजट 1 लाख करोड़ रुपए है और कर्ज हो चुका है 51,000 करोड़। इसीलिए बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। देखिए, बीजेपी ने जो कर्ज लिया था वो तो 15 सालों में लिया था, पर इस सरकार को तो 2 साल हुआ है। जितना कर्ज बीजेपी ने 15 सालों में लिया, उतना कर्ज इस सरकार ने 1.25 साल में ले लिया है। अगर यही स्पीड रही तो मुझे लगता है कि सरकार का जितना बजट है उसकी आधी राशि ये 5 सालों में ये सरकार कर्ज में ले लेगी। तो ये सरकार जो है पूरे छत्तीसगढ़ को कर्ज में डुबोने में लगी हुई है। जिस दिन सरकार किसानों के बैंक खाते में राशि का भुगतान करेगी, उसके दूसरे दिन तीजा पर्व है और फिर गणेश चतुर्थी।
यानी त्योहार के पहले किसानों के खाते में पैसा पहुंच जाएगा। बीजेपी के वार पर सरकार की तरफ से पलटवार ऐसा ही किया जा रहा है कि कर्ज आम लोगों की सहूलियत के लिए है, साजो सामान की खरीदी के लिए नहीं। कैसे लोगों का ख्याल रखती है माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार से सीखें। और अगर कर्ज ले रहे हैं तो अपने खर्चे के लिए कर्ज नहीं ले रहे हैं, अपने साजो सामान के लिए कर्ज नहीं ले रहे हैं। हम जनता के लिए कर्ज ले रहे हैं और जनता को सुविधा देना चाहते हैं। जनता में जो क्राइसिस ना हो, इसलिए हम उनको प्रमोट करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं। राजीव गांधी न्याय योजना के तहत जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2003 में कर्ज मुक्त प्रदेश मिला था भाजपा को, उन्होंने राज्य सरकार को कर्जदार बनाया और उसके बावजूद किसानों की मदद नहीं की, किसानों की कर्ज माफी नहीं की, किसानों से बोनस का और 2100 रुपए दाम देने का अपना वादा पूरा नहीं किया। वो भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाती है जिसने किसानों को कर्ज मुक्त किया, किसान आत्महत्या की घटनाओं पर रोक लगी है और छत्तीसगढ़ में किसान खुशहाल हो रहा है। किसानों को कर्ज मुक्त करने के लिए यदि हमें कर्ज लेना पड़ा तो इसके विरोधियों को इससे पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। इस वित्तीय वर्ष में पहली बार सरकार कर्ज ले रही है और लिमिट 12,000 करोड़ रुपए तक की है। कोरोना काल की वजह से कर्ज लेने की जरूरत महसूस नहीं हुई थी, मगर सियासत तो सियासत है जो अपने हिसाब से हर मुद्दे पर होती है, इस मुद्दे पर भी हो रही है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। और चलिए बात करते हैं जिला सहकारी बैंक के उस आदेश की जिससे किसानों की परेशानी बढ़ रही है। बिलासपुर के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का आदेश किसानों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। समिति संचालक के लिए जारी आदेश में कहा गया है कि खाद देने के लिए नगद लेन देन न किया जाए। इसके बाद अब संचालकों ने नगद पैसा लेकर खाद देना बंद कर दिया है, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि यदि नियमों के तहत किसानों को खाद नहीं मिला तो धान की फसल को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई भला कौन करेगा? बीच का रास्ता तो सरकार को ही निकालना पड़ेगा। तो साहब बोलते हैं पट्टा लाओ, पहले नकदी में ले जाते रहे, अब साहब बोलते हैं बिना पट्टा नहीं मिल रहा है। बहुत जरूरी है साहब। अच्छा, डालने के लिए धान नहीं बढ़ रहा है, कलर नहीं आ रहा है, इसलिए अब दूसर के खेत को अधिया बोते हैं साहब। तो उसके लिए आए हैं, अब अपने पास होता तो चले आते लेकर। बोल रहे हैं नकदी में नहीं दिया जाएगा, पट्टा लाओ। तो हम पट्टा लेके नहीं आए सर, हर हमेशा तो 1-2 बोरी लेके जाते थे यहाँ से नकदी में, तो उसी उसमें आ गए हैं सर। और हमारे उत्पादन अभी खेती में बहुत जरूरी है सर। धान में कलर बिल्कुल उड़ गया है, धान में इतना जरूरी है, मतलब उसके अमृत के लिए है अभी, मतलब बिल्कुल पीला पड़ गया है धान। भोलाराम और जीतराम दोनों करीब 15 किलोमीटर दूर से खाद लेने समिति दफ्तर पहुंचे, लेकिन उन्हें खाद नहीं दिया गया। अब उनके लिए खाद कितना जरूरी है ये उनके बयानों से समझा जा सकता है। खाद न देने के पीछे जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर का ये आदेश है, जिसमें कहा गया है कि जिन किसानों ने बैंक से लोन लिया है उन्हें ही खाद मिलेगा, बाकियों को दस्तावेज दिखाने होंगे। संचालकों के मुताबिक खाद तो पर्याप्त है, मगर आदेश के चलते वो दे नहीं सकते। अभी लगभग सभी खाद पर्याप्त मात्रा में है। यूरिया अभी 500 बोरी का आरओ काटा गया था, लेकिन अचानक आदेश आने से उस खाद को अभी रोक दिया गया है। और डीएपी वगैरह क्या क्या है? डीएपी, सुपर है, पोटास है, इफको है, सभी खाद पर्याप्त मात्रा में है आपका, लेकिन दे नहीं सकते नगद बिक्री बंद होने के कारण। अब वजह क्या है, इसका खुलासा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के नोडल अफसर कर रहे हैं। इसमें क्या है, समिति क्या है, किसानों को जरूरी सामान उपलब्ध कराने के साथ साथ समिति को किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं होना चाहिए जो व्यवसाय करती है। समिति अभी यूरिया में जितना परिवहन देती है उतना उसको कमीशन नहीं मिल पाता। अभी प्रति टन यूरिया में 334 रुपया कमीशन मिल रहा है। 20 बोरी में 334 रुपये कमीशन मिल रहा है, जबकि 20 बोरी का परिवहन समिति द्वारा 345 रुपये वहन किया जाता है। 11 रुपया प्रति टन का नुकसान है। तो नुकसान का व्यवसाय समिति क्यों करेगी? यदि नुकसान की भरपाई या अनुदान के रूप में कृषि विभाग से या शासन से मिल जाता है तो अपन नगद में भी बेच सकते हैं।
जिला सहकारी बैंक अपने नुकसान को देखते हुए नियम लेकर आया है, मगर सवाल यह है कि अभी खाद नहीं मिला तो धान की फसल को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा। बीच का रास्ता तो सरकार को निकालना ही पड़ेगा। मुकेश विश्वकर्मा, बंसल न्यूज, पेंड्रा। चलिए फिलहाल इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक करेंगे। हमारे संवाददाता मुकेश विश्वकर्मा इस वक्त बिलासपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुकेश, जाहिर है कि परेशानी तो किसानों की साफ नजर आ रही है। जिला सहकारी बैंक का एक आदेश और दूसरी तरफ किसानों की परेशानी, सरकार की तरफ से अब तक कोई हस्तक्षेप किया गया है? कोई रास्ते सुलह का रास्ता निकाला गया है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, किसानों की परेशानियां कम नहीं हो रही है, क्योंकि दूर से जब ये आसपास के गांव से यहाँ पर पहुंचते हैं और जब इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर नगद में इनको उर्वरक नहीं दिया जा रहा है, तब तो ये परेशान है। और जब संबंधित अधिकारियों से हमने चर्चा की, पूछा, तो उन्होंने इसके पीछे घाटा, किसी प्रकार का घाटा होने की बात कहते हुए इससे साफ इनकार कर दिया कि अभी हम नगद नहीं दे पाएंगे। जो इनके पास पट्टा होता है, केसीसी होता है, उसके जरिए ही इन्हें उर्वरक उपलब्ध कराएंगे। हालांकि ग्रामीणों का मानना है कि कई लोग ऐसे किसान होते हैं जो किसी की खेती को अधिया में काम के लिए लेते हैं और खेती करते हैं और फिर बाद में उनसे आधा आधा धान बांट लेते हैं। तो कुल मिलाकर किसानों की परेशानियां जो कम होने का नाम नहीं ले रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, जाहिर है। फिलहाल किसानों की क्या प्रतिक्रिया सुन रहे हैं आप मुकेश? किसानों की भी अपनी परेशानी है, किसान क्या कह रहे हैं इस आदेश के बाद? देखिए, किसान भी कहीं ना कहीं शासकीय आदेश के तले दबे हुए हैं, क्योंकि इनके पास ऑप्शन कुछ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ये अधिकारियों के पास जाके चर्चा कर सकते हैं कि आखिर क्यों इन्हें उर्वरक नहीं मिला जा रहा, लेकिन अधिकारी अपना तर्क दे रहे हैं कि इनसे जो उर्वरक इनके नगद जो देते हैं, तो इनसे ये घाटे में चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने मुकेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए। मुकेश विश्वकर्मा बता रहे हैं कि देखिए, साफ तौर पर किसान परेशान है और कहीं ना कहीं उनका घाटा, उनका नुकसान दिख रहा है। क्योंकि सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर किसानों का जो नुकसान होगा, अगर समय पर उन्हें खाद नहीं मिल पाएगी तो जाहिर है कि उनकी फसलों को इसका सीधा नुकसान पहुंचेगा और आखिर उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? अब ऐसे में सुलह का रास्ता जरूर सरकार को निकालना चाहिए कि बैंक ने जो आदेश दिया है नगद लेन देन ना किया जाए, इस पर जो एक आदेश आया है ये किसानों की परेशानी खड़ी कर रहा है। जाहिर है कि इसमें बैंक का अपना कुछ स्वार्थ ये है कि बैंक को नुकसान ना हो, उनका घाटा ना हो, और नुकसान और घाटा ना हो इसके चलते बैंक ने अपना एक आदेश सुनाया है किसानों को। हालांकि समिति संचालकों के लिए यह आदेश जारी किया गया है और साफ है कि खाद देने के लिए नगद लेन देन ना किया जाए, बैंक इसके पीछे ये तर्क दे रही है। हालांकि दूसरी तरफ किसानों की भी अपनी समस्याएं हैं। कई ऐसे किसान हैं जो कई किलोमीटर दूर से पैदल चलकर खाद लेने के लिए समिति दफ्तर पहुंचते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है, इस बात की जानकारी मिलती है कि बैंक ने कुछ इस तरह का आदेश दिया है, तो एक तरह से किसान वहां पर मजबूर सा नजर आता है, विवश नजर आता है। कोशिश अब होनी चाहिए सरकार की तरफ से कि इस मामले में हस्तक्षेप करके एक सुलह का रास्ता, एक बीच का जो रास्ता है वो निकाला जाए, ताकि किसानों की ये परेशानी जल्द से जल्द दूर हो। मेहनत से किसान जो फसल तैयार करता है, जाहिर है कि उसे खाद की आवश्यकता होती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत प्रदेश में 15 और 16 अगस्त को छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे आरएसएस और सभी अनुषांगिक संगठनों के कामकाज की समीक्षा करेंगे, साथ ही नया टास्क भी देंगे। बताया जा रहा है कि 16 अगस्त को छत्तीसगढ़ और महाकौशल प्रांत की एक बैठक होगी और इस बैठक में बीजेपी को संगठनात्मक रूप से मजबूत करने और संघ की आगामी रणनीति पर चर्चा की जाएगी, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ प्रांत के स्वयंसेवक सर संघ चालक के प्रवास की तैयारियों में जुट गए हैं। हालांकि कोरोना काल की वजह से कार्यक्रम की कुछ खास रूपरेखा तय नहीं हो पाई है, लेकिन तैयारियां चल रही हैं। इधर छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में कुछ नियमों में आंशिक बदलाव किया है। बदलाव में महापौर और अध्यक्षों के अधिकारों में कटौती की गई है। ये कटौती नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों में लागू होगी। साथ ही सब्सिडी जारी करने का अधिकार आयुक्तों को दिया गया है, जिसमें अब महापौर लोगों को सब्सिडी जारी नहीं कर पाएंगे। ये एक नया आदेश सरकार ने जारी किया है और कुछ हम कह सकते हैं कि आंशिक बदलाव सरकार ने किया है। इसमें महापौर और अध्यक्षों के जो अधिकार अब तक रहे हैं, राइट्स रहे हैं, उसमें कुछ कटौती सरकार ने की है।
बढ़ते अगली खबर की ओर। कोरबा से खबर मिल रही है जहां समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंचने की वजह से एक महिला का प्रसव, महिला की डिलीवरी जंगल में ही हो गई। एक बार फिर लापरवाही सामने आई है। अव्यवस्थाओं की हम कमी से कहेंगे, अव्यवस्थाओं का एक बार फिर मामला सामने आया कि ठीक से व्यवस्था नहीं हो पाई। एक गर्भवती महिला जिसकी डिलीवरी होना थी, प्रसव होना था, लेकिन समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है और नतीजा क्या होता है, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कोरबा की ये तस्वीरें हैं। महिला के परिजन किस तरह उसे खाट में लेटाकर 5 किलोमीटर का पहले पैदल सफर तय करते हैं, क्योंकि रास्ता ठीक से बना नहीं है, सड़कें खराब हैं और सड़क खराब होने की वजह से एम्बुलेंस मरीज तक, पेशेंट्स तक पहुंच नहीं पाती, जिसके बाद परिजन को इस तरह से परेशान होना पड़ता है, एम्बुलेंस तक ले जाना पड़ता है। स्वास्थ्य सेवाओं की एक बार फिर से पोल खुली है। स्वास्थ्य विभाग, हालांकि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की तो पोल खुली ही है, लेकिन उतना ही सवाल और उतनी ही गैर जिम्मेदारी प्रशासन के उस रवैये पे भी खड़ी होती है कि विधायक जब यहाँ पहुँचते हैं, जो यहाँ का सरपंच हम कहें, जो विधायक हम कहें, जो क्षेत्र के विकास के लिए जिम्मेदारी लेते हैं, आखिर उन्होंने समय रहते काम पूरा क्यों नहीं करा, क्यों अब तक यहाँ पर सड़क नहीं बन पाई। हालांकि ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि बंसल न्यूज़ पर आपको इस तरह की तस्वीरें दिखा रहे हो। अगर हम बीते 15 दिनों पर नजर डालें तो बंसल न्यूज़ पर हमने लगातार कुछ इस तरह की तस्वीरें दिखाई हैं, छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों से, अलग अलग जिलों से, और ख़ासतौर पर गांव से जो तस्वीरें आती है वाकई व्यवस्थाओं की पोल खोलती है। लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आई है जहां कभी मरीज बीमार हो जाता है और उससे जब अस्पताल पहुंचाना होता है तो एम्बुलेंस जो है नहीं पहुंच पाती है। हम रुक करेंगे, लक्ष्मण महंत हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ गए ज़्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। लक्ष्मण, जाहिर है कि ये पहली मर्तबा नहीं है, हम लगातार बंसल न्यूज़ पर इस तरह की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं की पोल खुल रही है। इस तरह से अगर विकास होता तो शायद ये तस्वीरें देखने को नहीं मिलती। कुछ प्रशासनिक अधिकारी या फिर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है इस पर? जी बिल्कुल दीपक, देखिए कोरबा जिले जो पहले से ही आदिवासी बाहुल्य जिला है, वनांचल क्षेत्र में बसा हुआ है, तो यहाँ पर जिस तरीके से विकास होना चाहिए, जो सरकार दावे करती है, वो दावे जमीन पर दिखते नहीं है। और यही वजह है कि अभी भी जो ग्रामीण अंचल है वहाँ पर सड़क नहीं पहुंच पाई है और इसी का खामियाजा जो है वहाँ के ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। और आगाहे बगाहे ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है। पाली थाना क्षेत्र के सोनाईपुर गांव की ये घटना है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो गर्भवती महिला को रोड खराब होने की वजह से ना तो वहाँ कोई वाहन पहुंच पाया। यही वजह है कि जो परिजन है वो खाट पर उसको बिठाकर फुलाकर उसको करीब 5 किलोमीटर का जो जहाँ तक वो एम्बुलेंस पहुंच सकती थी वहां तक पहुंचाने का प्रयास किया गया, लेकिन रास्ते पे ही उसकी डिलीवरी हो गई। और हालांकि बच्चा स्वस्थ है लेकिन महिला की हालत एकदम ज्यादा गंभीर है। उसके बाद फिर 112 से कांटेक्ट करने का प्रयास किया गया, लेकिन काफी देर बाद वाहन वहां पहुंचे और इसके बाद उस महिला को भी अस्पताल भेज दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से ये जो तस्वीर सामने आई है काफी गंभीर है। बिल्कुल लक्ष्मण, ये भी बताइए कि जो लोग, ये जो परिजन रहते हैं, वहाँ कितनी आबादी है, कितने लोग रहते हैं और क्या उन्होंने पहले कभी मांग उठाई है सड़क के लिए, जनप्रतिनिधियों से मांग की है? बिल्कुल, देखिए सोनाईपुर आदिवासी गांव है, वहां पर करीब 1200 से अधिक वहाँ परिवार रहता है। तो पहले भी इस इलाके के लोग सड़क को लेकर और तमाम जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसकी लगातार मांग की है, लेकिन जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं और संबंधित अधिकारी हैं उनके द्वारा उनको लगातार उपेक्षित किया गया। यही वजह है कि उनकी बदहाली जो है अभी तक वो बदहाली का जीवन जी रहे हैं। तो यही वजह है कि लगातार उनको ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन दीपक, गनीमत ये रही कि इस जो सामने तस्वीर आई है इसमें जो रास्ते पे ही डिलीवरी हुआ है बिना डॉक्टर के, और वो जो लोग थे उनके सामने डिलीवरी हुई, तो इसमें किसी की जान नहीं गई है। तो इस पर कहीं ना कहीं जो प्रशासन की नाकामी जो दिख रही थी उस पर थोड़ा सा ये कहा जा सकता है कि राहत की बात है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो ये तो बात हुई लापरवाही और अव्यवस्थाओं की कुछ तस्वीर की, लेकिन अगली खबर में भी एक और अव्यवस्था की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। बस्तर मेडिकल कॉलेज में बने कोविड सेंटर में 3 दिन पहले एक मरीज की मौत हो गई थी और उस वक्त मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने मामले में लीपापोती की थी। लेकिन अब कोविड सेंटर में भर्ती एक युवक की तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। पहले तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये जिस शख्स को आप देख रहे हैं, पीली टी शर्ट पहने हुआ एक शख्स नजर आ रहा है अस्पताल के फ्लोर में। कोविड सेंटर में यह युवक जमीन पर मुंह के बल पड़ा हुआ है। सेंटर का कमरा खाली है, यहां कोई भी मौजूद नहीं है,
जिससे साफ पता चलता है कि सेंटर में भर्ती युवक की कोई देखरेख नहीं की जा रही थी, कोई देखने के लिए ही तैयार नहीं। जिसने भी ये वीडियो बनाया है वो जब यहाँ पहुंचा होगा तो उसने युवक को नीचे इस तरह पड़ा देखा होगा। जाहिर है कि उसके मन में भी कई सवाल खड़े हुए होंगे। हालांकि परिजनों का इस पूरे मामले में आरोप है कि कोविड सेंटर में कोई मौजूद नहीं था और युवक को बचाने में किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई, किसी ने मदद नहीं की। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद कलेक्टर ने मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को एक नोटिस भेजा है और इस पूरे मामले में लापरवाही में जवाब मांगा है। जो शिकायतें कुछ मिल रही थी बीते दिनों में, कुछ डॉक्टर्स थे डिमरापाल के, उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन जिला प्रशासन को दिया था जिसमें लिखा था कि जो कोविड पेशेंट आते हैं यदि कोई भी बाहर से पेशेंट आता है वो बिना उनका कोविड का चेकअप किए उनको आईपीडी में भर्ती किया जाता है, जिससे कि सभी के स्वास्थ्य पे एक प्रश्न चिन्ह लगता है। तो उसको लेकर के बफर वार्ड बनाने की भी वहाँ कार्रवाई की जा रही है, जिसका आज हमने विशेष रूप से कमिश्नर साहब के आदेश पे एडिशनल कलेक्टर और एडिशनल एसपी ने उसका मुआयना किया। बढ़ते अगली खबर की ओर और बात करते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की, जिसकी शुरुआत 25 अगस्त से होने जा रही है। 4 दिनों का इस सत्र होगा, लेकिन इस बार खास बात यह होगी इस छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में कि 4 दिन इस सत्र में काफी चीजें हमें परिवर्तित नजर आएगी। व्यवस्थाओं में, विधायकों की जो बैठक व्यवस्था होगी उसमें, और खास तौर पर जो यहाँ पर कर्मचारी होंगे जिनकी ड्यूटी विधानसभा के भीतर होगी उनका कोरोना टेस्ट होगा। विधानसभा सचिव ने फिलहाल डीजीपी को एक लेटर लिखा है, एक पत्र लिखा है, और जिन भी कर्मचारियों की ड्यूटी विधानसभा में लगाई जाएगी पहले उनका कोरोना टेस्ट होगा। ड्यूटी लगाने से पहले पुलिसकर्मियों का भी कोरोना टेस्ट होगा। एहतियात के तौर पर, सुरक्षा के तौर पर यहां पर पहले टेस्ट होगा ताकि 4 दिनों का मानसून सत्र विधानसभा में सुचारू रूप से और अच्छे ढंग से संचालित हो सके। इधर बिलासपुर में नगर निगम आयुक्त कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके परिवार के 4 सदस्यों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। आयुक्त की मां, उनकी पत्नी कोरोना संक्रमित पाई गई है। इसके अलावा अपोलो की एक महिला डॉक्टर भी संक्रमित पाई गई है। हेमू नगर के पूजा ग्रीन गार्डन के अपार्टमेंट में भी कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं और सबसे अधिक मरीजों की संख्या चांटीडीह में मिली है। स्वास्थ्य विभाग में जो रिपोर्ट मिली है स्वास्थ्य विभाग से, उसके मुताबिक जिले में कोरोना संक्रमितों की जो नए संख्या सामने आई है वो 13 मरीज ऐसे बताए जा रहे हैं जो नए संक्रमित मरीज मिले हैं, कोरोना की चपेट में आए हैं। खबर कोरबा से मिल रही है, जहां नगर निगम के 4 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। निगम के सभी अधिकारी कर्मचारियों को क्वारंटीन किया गया है। क्वारंटीन करने की अब तैयारी की जा रही है। कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अब फैसला लिया गया है कि जो निगम का दफ्तर होगा, ऑफिस होगा, उसे एहतियात के तौर पर बंद किया जाए। जाहिर है कि 4 कर्मचारी कोरोना की चपेट में आए हैं, जिसके बाद लोग डर गए हैं और ताकि किसी दूसरे कर्मचारी और अधिकारी को कोरोना अपनी चपेट में ना ले, इसके चलते यह फैसला लिया गया है। रुक करते हैं अगली खबर का। बीजापुर से खबर मिल रही है इस वक्त, जहां एक बार फिर से नक्सलियों ने अपनी सक्रियता दिखाई है। नक्सलियों ने बीजापुर के स्टेट हाईवे पर सड़क खोदी है। करीब 5 मीटर सड़क खोदकर एक बार फिर से नक्सलियों ने दहशत फैलाने की कोशिश की है। खबर मिल रही है बीजापुर के आवापल्ली बासागुड़ा मार्ग पर नक्सलियों ने ये सड़क खोदी है। 5 मीटर की सड़क खोदकर एक बार फिर से अपनी सक्रियता दिखाने की और लोगों के भीतर दहशत फैलाने की कोशिश की है। सीआरपीएफ के जवान हालांकि मौके पर पहुंच चुके हैं और वहां पर जाहिर है कि सड़क खोदने की वजह से जो यातायात है, ट्रैफिक है, आवागमन में ट्रैफिक के काफ़ी परेशानी हो रही है। बासागुड़ा थाना क्षेत्र के आवापल्ली बासागुड़ा मार्ग पर नक्सलियों ने स्टेट हाईवे पर ये सड़क खोदी है।
इधर सुकमा में जो कल मुठभेड़ हुई थी उसके बाद आज पुलिस जवानों ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें जवान नक्सलियों के शव ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें आपको कि जगरगुड़ा क्षेत्र में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी जिसमें 4 नक्सली मारे गए थे। पुलिस ने मौके से नक्सलियों के बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए थे, नक्सली सामग्री जब्त की थी।